हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आरके लर्निंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर करेंगे, संघवाद, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। संघ व्यवस्था कैसे चलती है, ये बुक का टॉपिक है। संघ व्यवस्था कैसे चलती है, पहले ही हम संघवाद के बारे में पढ़ चुके हैं कि संघवाद क्या होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो संघीय व्यवस्था है वो कैसे चलती है। भारत में भी संघीय व्यवस्था है, तो मेनली हमारा फोकस हुआ कि हमारे भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो कैसे चलती है। ठीक है, भारतीय संघ व्यवस्था के कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। देखो, संवैधानिक प्रावधान मतलब जो संघीय व्यवस्था है उसमें संवैधानिक प्रावधान तो किया गया है, वो जरूरी है, पर इतना ही काफी नहीं है। क्यों इतना काफी नहीं है? क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं कि यदि संविधान में लिख दिया कि संघ व्यवस्था ऐसे चलेगी वैसे चलेगी और लिख देने से ही तो संघ व्यवस्था नहीं चल जाती ना। उसके लिए मतलब ग्राउंड लेवल पे या फिर स्थानीय स्तर पे तो लागू भी तो होना चाहिए ना संघ व्यवस्था को सही ढंग से चलने के लिए। ये नीचे हम देखते हैं, भारत में संघ व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ के लोकतांत्रिक चरित्र को देना चाहिए। यानी भारत में जो संघ व्यवस्था कामगार हुआ, इसका मुख्य श्रेय किसको देना चाहिए? लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र को, यानी यहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको देना चाहिए। ठीक है, भारत में संघ व्यवस्था कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान तो जरूरी है, ये तो किया भी गया है क्योंकि रूल बनेगा तभी इसको फॉलो किया जाएगा, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं। उसके पर्याप्त होने के लिए क्या चाहिए? लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र होना चाहिए, लोकतांत्रिक माहौल होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इसके साथ साथ लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र भी होना चाहिए। और इसी कारण जो है भारत में जो है संघ व्यवस्था जो है कामगार हो पाया, लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखते हैं, भाष्य राज। ये क्या चीज है? भारत को 1947 में आजादी मिला। ठीक है, भारत 1947 में आजाद हुआ, 1947 में हमें आजादी मिला था। ठीक है, भारत ने लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार किया। आजादी के बाद क्या करा? भारत ने लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार किया। जिस समय पे भारत आजाद हुआ था उसी समय पे बहुत सारे अन्य देश भी आजाद हुए थे, लेकिन बहुत सारे देशों ने लोकतांत्रिक शासन को अपनाया, बहुत सारे ने नहीं अपनाया। लेकिन भारत ने किसको अपनाया? लोकतांत्रिक शासन को अपनाया, क्योंकि हम लोकतांत्रिक शासन को ही अपनाते, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। हमें इतनी मुश्किल के बाद स्वतंत्रता मिली थी, हम दोबारा किसी और के गुलाम नहीं बनना चाहते थे और न ही समस्या में रहना चाहते थे, इसीलिए हमने लोकतांत्रिक शासन को अपनाया। ठीक है, भारत के राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ। भारत में जितने भी राज्य हैं उसका गठन किस आधार पर हुआ? भाषा के आधार पर हुआ। ठीक है, 1950 में राज्य के गठन के लिए कई पुराने राज्यों की सीमा में बदलाव किया गया ताकि एक भाषा बोलने वाले एक राज्य में आ जाए। देखो, पहले क्या था, जब भारत को आजादी मिला था तो उस समय पे बहुत सारी रियासतों में भारत बटा हुआ था। ठीक है, मतलब छोटे छोटे एरिया में मतलब कोई ना कोई शासन करता था। ठीक है, और वो कैसे होता था कि छोटे छोटे एरिया में कोई ना कोई शासन कर रहा है और अंग्रेजों के साथ मिले हुए, अंग्रेजों को बदले में टैक्स देते थे। ठीक है, जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए तो हमें अंग्रेज ने मिलाया नहीं था, हम ऐसे रियासतों में बटे हुए थे। फिर क्या किया भारत ने? बताया जाता है कि हमारे लौह पुरुष, ठीक है, लौह पुरुष जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार पटेल ने क्या करा? सभी राज्यों को मनाया कि वो क्या है, भारत संघ में शामिल हो जाए। ठीक है, और फिर इसको मिला करके और राज्य का गठन किया गया, पुनर्गठन किया गया, यानी दोबारा नए नए राज्य बनाएगा। और वो किस आधार पे हुआ? वो भाषा के आधार पे हुआ। ठीक है, हम सभी को पता है जब हमें आजादी मिला था हमारे मतलब हम एकजुट नहीं थे, छोटे छोटे रियासतों में भारत बटा हुआ था। तो उस भारत को एक किया, फिर उसके बाद एक करने के बाद उसे भाषा के आधार पर राज्यों में बांटा। ठीक है, कुछ राज्य ऐसे भी है जिनका गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ बल्कि सांस्कृतिक, भूगोल, जातीयता की विभिन्नताओं के आधार पर गठन हुआ। कुछ राज्य ऐसे भी है जिनका जो गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं हुआ बल्कि किस आधार पर हुआ? वहां की जातीयता, भूगोल, संस्कृति, इन सब के आधार पर हुआ। देखा गया कि वहां पे ये लोग ये चीज की डिमांड कर रहे हैं कि उनकी संस्कृति के आधार पर राज्यों का गठन हो, तो उस आधार पर उनका गठन हुआ। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी तो कई नेताओं को डर था कि इससे देश टूट सकता है। अब देखो, जब हमने क्या करा, हमने भारत सभी जो रियासतें थे उसको जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद हमारे पास क्या संकट था? हमारे पास ये संकट था कि अब मान लो यदि हम जो रियासतें हैं
उसको जोड़ने के बाद यदि हम उसका भाषा के आधार पर बांटते हैं तो उससे क्या होगा, देश टूट सकता है। देश क्यों टूट सकता है? क्योंकि कोई ऐसा नहीं था ना कि एक ही जगह पे सारे लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं। कोई लोग यहाँ पे हैं जो कुछ और भाषा बोल रहे हैं, तो उनको मतलब भाषा के आधार पर गठन के लिए ऐसे बहुत सी समस्या झेलनी पड़ी। मतलब नेताओं को डर था कि इससे क्या होगा, देश टूट जाएगा। आप मान लो यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ज्यादातर लोग मराठी बोलते हैं और भी बहुत सारे लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ पे। अब जैसे इनका भाषा के आधार पर गठन कर देते हैं, क्या होगा, लड़ाई होगा, दंगे हो जाएगा। बोलेंगे कि जो मराठी नहीं बोलते उनके लिए तो नुकसानदेह है ना, तो वो लड़ाई करेंगे, यहाँ पे दंगे करेंगे। तो ये सब चीजें देख करके मतलब नेताओं को डर लगा कि ये सब चीजें से क्या होगा कि देश टूट सकता है, देश में हिंसा हो सकती है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब हमारे लिए काफी लाभदायक हुआ। भाषा का आधार पर गठन जो है हमारा सफल हुआ और हम जो है भाषा का आधार पर गठन करा और हमने संघवाद बनाया, संघीय व्यवस्था जो है हमने बनाया। ठीक है। भाषा नीति। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ भाषा नीति किस तरह की, हमने भाषा की नीति पे क्या कार्य करा, हमने कौन सी भाषा को अपनाया। ठीक है। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे देखो कि हमारे भारत का जो है कोई सा भी अपना मतलब जिसको कहते हैं राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारे भारत का कोई सा भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। देखो हमारे संविधान में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। वो क्यों नहीं दिया गया, उसका देने के पीछे कारण था। क्योंकि यहाँ पे केवल एक भाषा बोलने वाले लोग नहीं रहते, यहाँ पे बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे विविधता है, बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो किसी एक भाषा को यदि राष्ट्रभाषा का दर्जा दे देंगे तो यहाँ दंगे हो जाएंगे, दंगे फसाद हो जाएंगे। लोग मतलब बोलेंगे कि हमारे भाषा क्यों नहीं आदर किया गया, क्योंकि सभी का मदर लैंग्वेज, सभी का मातृभाषा अलग अलग है। सब अपने अपनी मातृभाषा में कार्य करते हैं, बोलते हैं। ठीक है। तो यदि किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देते तो इससे क्या होगा, अन्य लोगों को परेशानियां होंगी। तो इसी कारण किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है। हिंदी को राजभाषा माना गया है और हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है। देखो हिंदी को जो है राजभाषा माना गया, यानी हिंदी में कामकाज होता है, लेकिन हिंदी कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, सिर्फ 40%। और 60% जो लोग हैं वो अन्य भाषा बोलते हैं। ठीक है। गुजराती, मराठी, बंगाली जो भी है। ठीक है। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी के अलावा क्या किया गया, 21 भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। क्यों? ताकि जो अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके साथ भेदभाव न हो। ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ तो बहुत सारे भाषा थे, तो सभी भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा नहीं दे सकते। जो मेन भाषा था उनका अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया ताकि लोग उस भाषा में परीक्षाएं दे सके, अपना कार्य कर सके। ये सब चीजें के लिए 21 जो भाषा है उसको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। संविधान में उन भाषाओं के बारे में है कि आप उन भाषा में जो है परीक्षा दे सकते हो, अपने कार्य कर सकते हो। ठीक है। राज्य का अपनी राजभाषा है, जितने भी राज्य हैं सभी का अपना राजभाषा होता है। ठीक है। अधिकांश काम राजभाषा में होता है। जितने भी राज्य हैं सभी का अपना राजभाषा है और उनका जो ज्यादातर काम होता है अपनी राजभाषा में होता है। जैसे कि बंगाली, बंगाल का बंगाली है तो उनका काम बंगाली में होता होगा। ठीक है। और जैसे आपका पंजाबी, पंजाबी का काम पंजाबी में होता होगा। तो ऐसे जितने भी राज्य है वो उनका अधिकांश काम जो है उनकी अपनी मातृभाषा में होता है। ठीक है। श्रीलंका के उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी को बढ़ावा देने के मामले में सावधानी दिखाई। श्रीलंका के उलट किया, यानी श्रीलंका ने क्या करा, मतलब सिन्हली जो लैंग्वेज थी वो सभी के ऊपर थोप दिया। लेकिन हमारे यहाँ हिंदी किसी के ऊपर नहीं थोपा गया, क्योंकि हमारे यहाँ जो है लोकतांत्रिक शासन को अपनाया गया था और सभी के जितने भी विविधता था उनका सम्मान किया गया था। इसी कारण हमारे यहाँ हिंदी भाषा किसी के ऊपर थोपा नहीं गया। सभी को मतलब सावधानी दिखाया। हिंदी को बढ़ावा मिला लेकिन हिंदी को बढ़ावा देने में क्या किया, सावधानी दिखाया, सभी को सम्मान दिया गया। ठीक है। हमारे संविधान के अनुसार कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, परंतु गैर हिंदू भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। देखो हमारे संविधान में लिखा गया कि 1965 में क्या करे, अंग्रेजी को बिल्कुल बंद करते हैं, भारत में कहीं पे भी अंग्रेजी ना यूज किया जाए, ना प्रयोग किया, कुछ नहीं, मतलब अंग्रेजी साफ बंद किया जाए। लेकिन क्या हुआ, जो गैर हिंदी बोलने वाले थे उनको प्रॉब्लम होती थी हिंदी बोलने में। ठीक है। जैसे साउथ के एरिया है वहाँ पे प्रॉब्लम होती थी हिंदी बोलने में, तो उन्होंने क्या मांगी कि अंग्रेजी का भी प्रयोग जारी रखा जाए। ठीक है। तो हमारे सरकार ने क्या अच्छा रुख अपनाया और अंग्रेजी का प्रयोग की मंजूरी दे दी, जो आज भी जारी है। ठीक है। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ अंग्रेजी के राज्य के काम में प्रयोग करने की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। यानी गवर्नमेंट ने क्या करा, इस विवाद को सुलझाने के लिए उस टाइम की जो सरकार थी उन्होंने
इस विवाद को सुलझाने के लिए अंग्रेजी के प्रयोग को मंजूरी दे दी कि आप अंग्रेजी में भी कामकाज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये बुक का ही टॉपिक है, केंद्र राज्य संबंध। अब यहाँ पे बात करेंगे केंद्र और राज्य में क्या संबंध। ठीक है, आजादी के बाद देखो, आजादी के बाद काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन था। हम सभी को पता है कि हमारे यहाँ आजादी के बाद एक पार्टी का लंबे समय तक शासन रहा था। ठीक है, कांग्रेस का लंबे समय तक शासन रहा था। इस कारण राज्य ने संघ इकाई के रूप में अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग नहीं किया। तो क्योंकि हमारे यहाँ लंबे समय तक आप मान लो कि केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है और राज्य में भी एक ही पार्टी की सरकार है, तो अब वो अपने संविधान अधिकार के प्रयोग, जैसा ऊपर से आदेश मिलता था, केंद्र से आदेश मिलता था, वैसे सभी राज्य करते थे। ठीक है, उन्होंने राज्य ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया, जबकि दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग थे, लेकिन राज्य ने अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया, उनको करना ही नहीं आता था क्योंकि उन्होंने कभी करा ही नहीं था। ठीक है, वो हमेशा केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहते थे, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर समय केंद्र में भी उन्हीं की सरकार होती थी और राज्य में भी उन्हीं की होती थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, देखो, जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार बनी तो केंद्र ने राज्य के अधिकार की अनदेखी करने की कोशिश की। अब देखो क्या हुआ, जब केंद्र में अलग सरकार बनी और राज्य में भी अलग बनी, केंद्र में भी सरकार अलग बनी, राज्य में भी अलग बनी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के अधिकारों को अनदेखी करने की कोशिश की। अब मान लो कि केंद्र में, मानने के लिए कह रहा हूँ, मान लो कि केंद्र में कांग्रेस सरकार बन गई और राज्य में किसी और जो क्षेत्रीय दल है उनकी सरकार बन गई या गठबंधन की सरकार बन गई, तो फिर केंद्र ने क्या करा, इनके अधिकार की अनदेखी करने की कोशिश करी, अपना ही अधिकार थोपने की कोशिश करी इन पे। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ। उन दिनों अक्सर केंद्र सरकार राज्य सरकार को भंग कर देती थी, और उन दिनों क्या करती थी वो, केंद्र सरकार अक्सर राज्य सरकार को भंग कर देती थी, राज्य सरकार को गिरा देती थी। ठीक है, 1990 के बाद राज्य में क्षेत्र दलों का उदय हुआ और केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। फिर क्या हुआ, केंद्र में क्या बना, गठबंधन की सरकार बनी, किसी भी पार्टी की बहुमत नहीं आई जिस कारण गठबंधन की सरकार बनी। और राज्यों में भी क्षेत्र दलों का उदय हुआ, यानी राज्य में भी अलग अलग पार्टी उभर के आई और वो जीती, उनका भी गठबंधन हुआ। फिर क्या हुआ, गठबंधन की शुरुआत 1970 में साझेदारी और राज्य सरकार की शक्तियों का आदर करने की संस्कृति पैदा हुई। देखो, फिर क्या हुआ, जब अलग अलग सरकार बनी, दोनों जगह पर अलग अलग सरकार है, तो फिर ये भी उनकी शक्तियों का आदर करने लगे, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। राज्य सरकार तो करते ही थे आदर। ठीक है, तो मतलब सामंजस्य बन गया दोनों में कि उनकी शक्ति ये है तो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और उनकी शक्ति ये है तो उसमें भी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये संस्कृति पैदा हुई। ठीक है, उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बड़ा फैसला लिया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग नहीं कर सकती। अब देखो, उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय था, उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया कि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को अपने मनमाने तरीके से भंग नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब जब मन करे तब केंद्र राज्य सरकार गिरा दे के कोई भी केंद्र सरकार उठ के। ठीक है, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इनके जो केंद्र राज्य सरकार की जो शक्ति थी उसको थोड़ा मजबूत कर दिया। ठीक है, भारत में विकेंद्रीकरण। ठीक है, अब भारत में विकेंद्रीकरण ये क्या चीज है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में दो स्तर की शासन व्यवस्था काफी नहीं था। हम सभी को पता है कि भारत का जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, क्षेत्रफल कम है। ठीक है, भारत का आबादी बहुत ज्यादा है, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है। अब देखो, जनसंख्या के हिसाब से देखो कि अपना उत्तर प्रदेश जो है वो रूस से भी बड़ा है, लेकिन रूस का क्षेत्रफल देखो कितना बड़ा है। ठीक है, महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है और महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। तो ये चीज सोच सकते हो कि हमारा एक राज्य अन्य देशों को चुनौती दे रहा है आबादी के मामले में, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे यहाँ। ठीक है, अब भारत के अनेक राज्य खुद भी विविधता से बड़े हुए हैं और सभी राज्य में क्या है, वैरायटीज है, विविधता है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, इसमें सभी राज्य में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, विविधता है सभी राज्यों में। इस कारण भारत में सत्ता की साझेदारी 3 स्तर पर करने की जरूरत है। तो इस कारण हमने देखा कि हमें एक और स्तर की शासन की जरूरत है। 2 स्तर की तो हमने कर दी, केंद्र सरकार राज्य सरकार, अब तीसरे स्तर की भी शासन की जरूरत थी, तो हमने तीसरे स्तर की भी शासन की स्थापना की। देखो, जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब विकेंद्रीकरण यहाँ समझ गए आप, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शक्तियों को लेकर के और तीसरे स्तर की सरकार को दी जाती है, जिसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, तीसरे स्तर की सरकार के लिए गांव में पंचायत और शहरों में नगर पालिका की स्थापना की गई। हमारे यहाँ विविधता है, इस विविधताओं और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है,
विविधताओं को देख करके हमने क्या करा, तीसरे स्तर की सरकार की स्थापना की और और उनको शक्तियां दिया। और शहरों में कौन सी है, नगर पालिका, और गाँव में कौन सा है, पंचायत। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम नीचे वाला पॉइंट देखते हैं, ये क्या है, विकेंद्रीकरण की बुनियादी सोच। अब जो विकेंद्रीकरण जो हमने किया है, इसके पीछे क्या सोच है हमारा, हमने विकेंद्रीकरण क्यों किया, हमारे बुनियादी सोच क्या है। ठीक है, ये देखेंगे, तो इसको देखते हैं। ये जो नोट्स है, इसको आप साथ साथ लिखेंगे तो आपको अच्छा मतलब फायदा होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पे किया जा सके। विकेंद्रीकरण का बुनियादी सोच क्या था, जितने भी मुद्दे हैं उनका वहीं का वहीं निपटारा हो जाए, यानी हाई लेवल पे छोटे छोटे मुद्दों के लिए, छोटी छोटी समस्याओं के लिए ऊपर ना आना पड़े, केंद्र या राज्य सरकार के पास ना आना पड़े, वहीं निपटारा हो जाए उसका, ये सोच थी पहला। दूसरा सोच क्या था, लोगों को अपने इलाके की समस्या की बेहतर समझ होती है। अब देखो, अब गवर्नमेंट तो जैसे मान लिया हमने स्टेट गवर्नमेंट है, उनको उनको थोड़ी तो पता है कि राज्य में क्या प्रॉब्लम हो रही है या फिर गांव में क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, लोगों को अपने इलाके की समस्या की बेहतर समझ होती है, तो उससे लोगों को भी भागीदार बनाया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था की मांग उठी और ये मांग पूरा भी किया गया। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधा भागीदार भी बनाया गया। अब जो स्थानीय स्तर पे लोग थे उनको भी फैसला में भागीदार बनाया गया। जैसे कहीं सड़क नहीं है, पुल नहीं है, तो उस जो निर्माण होगा उसमें स्थानीय के जो लोग थे उनको भी भागीदार बनाया गया, उनको काम दिया गया और उनको रोजगार भी मिला। ठीक है, तो ये सब चीजें बुनियादी सोच यही थी मेनली, मतलब तक के शासन व्यवस्था को सीधा राज्य के नियंत्रण में रखा गया था। अब तीसरे स्तर की जो शासन व्यवस्था थी, इसको किस में रखा गया था, राज्य के नियंत्रण में रखा गया था, राज्य सरकार के नियंत्रण में रखा गया था शुरू शुरू में। ठीक है, इन स्थानीय सरकारों के नियमित रूप से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे, इसके पास न तो अपना अधिकार था और न ही संसाधन। अब देखो क्या था, क्या मतलब तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था तो बना दी, अब लेकिन उनके पास ना अधिकार है ना संसाधन है, वो काम कैसे करेंगे, वो तो फिर नाम के लिए बना दिए। फिर क्या हुआ देखो, 1992 में संविधान में संशोधन लोकतांत्रिक शासन के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया। फिर क्या क्या हुआ, 1992 में दोबारा संविधान संशोधन हुआ और उस संशोधन के तहत ये क्या कर दिया गया कि लोकतांत्रिक शासन के तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली बना दिया, यानी ज्यादा पावरफुल बना दिया, उसको भी शक्ति दे दिया। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। अब शक्ति जो 1992 में संशोधन हुआ उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, ये देखो। अब स्थानीय सरकार को नियमित रूप से चुनाव बाध्य था, अब चुनाव कराना जरूरी था। ऐसा नहीं कि राज्य का मन करे जब मन करे तब चुनाव करा दे, जब मन करे ना कराए। तब चुनाव बाध्य था कि इनका भी चुनाव होगा हर 5 साल पे। ठीक है, जैसे होता है। इन चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई। अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, एसटी, एससी और ओबीसी और महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित की गई। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। ठीक है, हर राज्य में चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। हर चुनाव में जो है चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया ताकि इनका चुनाव जो है सही ढंग से हो सके। ठीक है, राज्य सरकार को अपने राजस्व का कुछ हिस्सा इन स्थानीय शासन को देना पड़ता था। अब ये भी वादे कर दिया कि राज्य सरकार ये नहीं करेगी, इनको संसाधन नहीं देगी, इनको भी मतलब जो टैक्स का जो कुछ हिस्सा है राज्य सरकार को, वो तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था को भी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज कर दिया। अब यहाँ पे देखो, हमने पढ़ा है कि तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था में दो होता है, नगर पालिका और पंचायत। तो यहाँ पे हम पंचायत के बारे में पढ़ने वाले हैं, नगर पालिका के बारे में नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, पंचायत, तो पंचायत क्या चीज है, गांव के स्तर पे मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जानते हैं। अब जो गांव के स्तर पे जो शासन व्यवस्था है, ग्रामीण स्तर पे जो शासन व्यवस्था है, उसे किस नाम से जानते हैं, पंचायती राज के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता है। प्रत्येक गांव में क्या होता है, एक पंचायत होता है जिसमें कई सदस्य, एक अध्यक्ष होता है। सभी गांव में एक पंचायत होता है। ठीक है, और जिसमें कई सदस्य होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं, और एक जो होता है मेन होता है और अध्यक्ष होता है। ठीक है, सदस्यों को वार्डों द्वारा चुने जाते हैं। जो सदस्य होते हैं उसको वार्डों द्वारा चुने जाते हैं, उसे वार्ड सदस्य या पंच कहते हैं। ठीक है, सदस्यों को क्या किया जाता है, वार्डों द्वारा चुने जाते हैं। इसके बारे में समझाऊंगा अभी। अध्यक्ष का चुनाव पंचायत के लोग द्वारा होता है, जिन्हें प्रधान या सरपंच कहते हैं। जो अध्यक्ष मेन होता है इसमें, उसका चुनाव पंचायत द्वारा होता है। ठीक है, और जिन्हें प्रधान या सरपंच कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं या सरपंच कहते हैं या मुखिया कहते हैं। ठीक है, पंचायत
ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। पंचायत किसी की देखरेख में चलता है? ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। ठीक है। ग्राम पंचायत के बजट पास करने, इसके कामकाज के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी पड़ती है। ठीक है। अब बजट पास करने के लिए, कामकाज के लिए कम से कम 2 या 3 बार बैठक तो जरूर करनी ही पड़ती है। अब देखो कि हम ये सब चीजें जो हमने पढ़ा आपको समझ नहीं आया हुआ, मैं यहाँ पे समझाऊंगा। देखो, अब यहाँ पे हमने बात करा जिसमें पंचायत होती, एक पंचायत मान लिया हमने कि एक पंचायत है, गांव मान लिया, एक गांव में क्या है, ये पूरा पंचायत मान लिया। ठीक है। अब देखो, अब इसमें अध्यक्ष कोई एक इसमें मेन होता है, इसमें अध्यक्ष। ठीक है। जिसे प्रधान या क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। यहाँ पे हमने देखा। ठीक है। अब वार्ड सदस्य क्या होता है? वार्ड सदस्य के बारे में पढ़ा। ये गांव है, गांव जो है बहुत हिस्सों में डिवाइड है, बटा हुआ है। ठीक है। टोला जिसको कहते हैं या फिर कैटेगरी कह सकते हो आप, कि बटा हुआ है। अब यहाँ से जो व्यक्ति चुन के आएगा, यहाँ से जो व्यक्ति चुन के आएगा, यहाँ से जो व्यक्ति चुन के आएगा, वो सभी क्या है, वार्ड सदस्य है या सरपंच। ठीक है। वो सॉरी पंच है। वो सारे क्या है, वार्ड सदस्य है या फिर पंच है। जो यहाँ से चुन के आएंगे सभी क्या है, वार्ड सदस्य और पंच है। ठीक है। और अध्यक्ष का चुनाव पंचायत के लोग द्वारा होता है। और जो भी इसमें अध्यक्ष बनेगा, जो प्रधान बनेगा, उनका चुनाव कैसे होगा, सभी गांव के लोग उनको वोट देंगे। और वार्ड सदस्य कैसे चुनाव हुआ, जो बटा हुआ एरिया है उस एरिया में खड़े होंगे वो, और वो जीत के आएंगे तो वो होंगे वार्ड सदस्य। समझ में आ गया आपको? अब नीचे देखो, पंचायत ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। अब ग्राम सभा क्या है, जितने भी लोग जो 18 साल से ज्यादा हो गए, जो इस एरिया में रह रहे हैं, पंचायत एरिया में रह रहे हैं, यानी गांव में रह रहे हैं, जो 18 साल से ज्यादा जिनकी एज है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। ठीक है। और ये जो कामकाज करेंगे, वार्ड सदस्य और सरपंच या प्रधान जो काम करेंगे, वो किन की देखरेख में होगा, वो सारे कामकाज ग्राम सभा की देखरेख में होगा। ठीक है। और ये बैठक करने के लिए या फिर बजट पेश करने के लिए या बजट पास करने के लिए क्या करते हैं ये लोग, साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करते हैं और समस्याओं के बारे में बात करते हैं, उसे हल करने की कोशिश करते हैं। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब नीचे चलते हैं, अब पंचायत समिति। अब तो ये हमने ग्रामीण स्तर पे बात कर ली। अब ग्रामीण स्तर से थोड़ा ऊपर उठते हैं, क्योंकि पंचायती राज जो है जिला स्तर तक जाता है। ठीक है। पंचायत समिति, पंचायत समिति क्या चीज है, इसके बारे में भी देखते हैं। कई ग्राम पंचायत को मिला करके पंचायत समिति का गठन होता है। हमने देख लिया कि एक गांव में मतलब बहुत सारे कैटेगरी बटा होता है, जहाँ वार्ड सदस्य और एक वो होता है, मतलब जो मेन होता है, जिसे कहते हैं प्रधान। ठीक है। कई ग्राम पंचायत, अब बहुत सारे ग्राम पंचायत है, बहुत सारे पंचायत है। ठीक है। बहुत सारे पंचायत है, मान लिया मैंने बहुत सारे पंचायत है, उन सभी पंचायतों को मिलाकर के किसका गठन होता है, पंचायत समिति का गठन होता है। ठीक है। इसे मंडल या प्रखंड भी कहते हैं। इन सदस्यों का चुनाव पंचायत सदस्य द्वारा किया जाता है। देखो, अब ये जितने भी है इसे क्या कहते हैं, प्रखंड या मंडल भी कहते हैं। ठीक है। और ये सब जो है पंचायत के जो लोग हैं, जो प्रधान है, वो प्रधान क्या करेंगे, प्रधान किसको चुनेंगे, वो चुनेंगे पंचायत सदस्य का। ठीक है। वो पंचायत सदस्य किसका चुनाव करेंगे, पंचायत समिति का चुनाव करेंगे। जो कौन होगा इसका अध्यक्ष, पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होगा, इसका चुनाव कौन करते हैं, पंचायत के जो प्रधान होते हैं वो करते हैं। अलग अलग पंचायतों के प्रधान उनको चुनते हैं। ठीक है। उनको जनता नहीं चुनते, उनके प्रधान चुनते हैं। ठीक है, पंचायत समिति को। ये समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे देखो जिला परिषद। यदि कोई सा भी डॉट निकलता है आपको तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं इसे जरूर कोशिश करूंगा कि इसे और आसानी से मैं दूसरा बना दूंगा, दूसरा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, उसमें आपको और अच्छे समझा दूंगा। ठीक है। तो जरा सा भी डॉट आपको समस्या निकलती है और ज्यादा कमेंट आता है मुझे समस्या के ऊपर, तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा समझा दूं इस चीज को। ठीक है। अब नीचे देखते हैं जिला परिषद। जिला परिषद क्या है, अब देखो, जिला परिषद जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर के जिला परिषद का गठन होता है। अब जितने भी पंचायत समिति है, अब हमने देखा कि बहुत सारे जो है प्रधान मिलकर के पंचायत समिति का अध्यक्ष को चुनते हैं, और बहुत सारे पंचायत समिति जो है, बहुत सारे पंचायत समिति को मिलाकर किसका गठन होता है, जिला परिषद को गठन होता है। ये सभी पंचायत समिति मिलकर किसका गठन करेंगे, जिला परिषद का गठन करेंगे। जिला परिषद के लिए चुनाव होता है। ये जिला परिषद का जो अध्यक्ष बनेगा, जिसे जिला प्रमुख कहते हैं, उसके लिए क्या होगा, चुनाव होगा। उस सभी पंचायत समिति में इसका चुनाव होगा, यानी हर जगह इनका चुनाव होगा। पंचायत समिति मतलब जो एक पंचायत समिति में बहुत सारा पंचायत होता है, तो सभी पंचायतों में इनका चुनाव होगा जिला परिषद के लिए। और जो जिला प्रमुख जिसको कहते हैं,
जिला परिषद का प्रमुख जिला प्रमुख होता है, जो इसका जिला परिषद का जो हेड बनेगा उसे जिला प्रमुख कहते हैं। ठीक है, जिला प्रमुख का चुनाव जिला परिषद द्वारा होता है। अब जिला प्रमुख का चुनाव कैसे होगा? जिला परिषद द्वारा होगा, यानी जितने भी पंचायत समिति है उनको मिला करके जिला परिषद होता है, जिला परिषद का गठन होता है। तो एक जिला प्रमुख तभी बनेगा जब पूरे जिला में, जिला परिषद में चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, और उन्हें क्या कहेंगे? जिला प्रमुख कहेंगे। ठीक है, और इनके जिला प्रमुख बनने के लिए चुनाव होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मैंने बोला था पहले ही कि मैं पंचायत और नगर पालिका दोनों के तीसरे स्तर के शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है? नगर पालिका भी है और नगर निगम भी है। अब देखो ये क्या चीज है। छोटे शहरों में नगर पालिका होता है, बड़े शहरों में नगर निगम होता है। छोटे शहरों में क्या होता है? नगर पालिका होता है, और बड़े शहरों में नगर निगम होता है। जैसे दिल्ली वगैरह में देखोगे तो नगर निगम होता है, और छोटे छोटे शहर जो होता है वहाँ क्या होता है? नगर पालिका होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का काम निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, जो चुने होते प्रतिनिधि वो करते हैं। ठीक है, नगर पालिका के प्रमुख राजनीतिक प्रधान होता है। जो नगर पालिका का जो प्रमुख होता है वो प्रधान होता है, वो भी मतलब मेन होता है। यहाँ पे ज्यादा मतलब कैटेगरी नहीं है, यहाँ पे सीधा चुनाव होता है उनका और वो मेन होते हैं। तो ये नगर पालिका की बात करें, छोटे शहरों की बात करें, ठीक है, इनका कौन होता है? प्रधान होता है, राजनीतिक रूप से प्रधान होता है, और वो इनका कामकाज देखते हैं। ठीक है, नगर निगम के ऐसे अधिकारी को मेयर कहते हैं, और जो नगर निगम का मतलब जो प्रधान होता है, जो मेन होता है, जो एरिया का मेन होता है, उसे क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। इनका भी चुनाव होता है। तो ये सिंपल था, इसमें कुछ मतलब नगर पालिका और नगर निगम कुछ ज्यादा वो नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कैटेगरी में नहीं बटा हुआ है। इसमें है कैटेगरी में बटा हुआ, पंचायत वाले में, इसमें ज्यादा नहीं बटा हुआ है। इसमें भी निर्वाचित प्रतिनिधि काम करते हैं। नगर पालिका नगर निगम में काम यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, नगर पालिका और नगर निगम दोनों का काम, यहाँ पे गलत थोड़ा सा ये काट देना। नगर पालिका नगर निगम में काम निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो करते हैं। ये समझ गए आप? और वो चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? नगर पालिका का प्रमुख राजनीतिक प्रधान होता है। जो नगर छोटे शहरों में होता है वो कौन होता है? प्रधान होता है, प्रधान ही कह सकते हैं उनको, राजनीतिक का प्रधान होता है वो। ठीक है, और नगर निगम में कौन होते हैं? मेयर होते हैं, उसे पदाधिकारी भी कहते हैं, उनका भी चुनाव होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा मतलब वो नहीं था। ठीक है, मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। आपको यदि अच्छे समझ में आया, ये वीडियो पसंद आया, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।